नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात करने जा रहे हैं कब जागेंगे जिम्मेदार। तो कब जागेंगे जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एनएसयूआई वार्ड में, आपको बता दें एनआईसीयू वार्ड में लगी आग ने 10 नवजातों की जान ली है। इस हादसे के बाद अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मेडिकल कॉलेज में मौजूद फायर जो एक्स्ट्रा, आपको बता दें फायर सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाले सिलेंडर जो होते हैं, एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, ये एक्सपायर हो चुके थे। ये 2020 और 2023 में ही एक्सपायर हो गए थे और अस्पताल की ओर से इन्हें रिफिल भी नहीं कराया गया था। हादसे में 16 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों के अनुसार एनएसयूआई वार्ड में कुल 54 बच्चे भर्ती थे, जब अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने के कारण पूरे वार्ड में आग फैल गई। परिजनों का रो रो कर इस दौरान बुरा हाल है और अब बड़ा सवाल है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के झांसी जिले में शुक्रवार देर शाम मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 39 नवजात को हादसे में सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में त्राही मच गई। हादसे का मंजर इतना भयानक था कि इसने पूरे वार्ड को जलाकर खाक कर दिया। अस्पताल के अंदर लगी इस भीषण आग ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये आग लगी तो कैसे लगी। वहीं घटना के बारे में परिजनों ने आंखों देखी हाल बताया। अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है, मिला भी नहीं। कैसे क्या हुआ था, कुछ जानकारी नहीं? अंदर किसी को जाने नहीं देते। हाँ। मेरी लड़की का लड़का था, नाती था मेरा, तो जाने नहीं देते अंदर। पता नहीं अंदर कैसे आग लगी। तो क्या आपका बच्चा मशीन में रखा था? मशीन में रखा था मेरा। किसी को नहीं आने दिया? नहीं, फिर ऐसे ही कोई दूध पिलाने गई लड़की, उसने हल्ला किया कि इधर आग लगी आग। तब सब लोग दौड़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब बैठे थे तो सब लोग दौड़े। तो जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और निकाले, जिसके हाथ में जो भी बच्चा आया ऐसे निकाले। और रात में आग लगने के बावजूद मैंने 4-5 बच्चे बचाए हैं। बचाते बचाते देखो इधर दिखाओ, मेरे खुद हाथों में आग कैसी लगी, इधर हाथ जले है। आपका ही बच्चा था? मेरा खुद बच्चा था, अभी बच्चा नहीं मेरा मिला है। मिला नहीं मिला ना, कुछ किसी ने कुछ बताया है कि कोई उम्मीद नहीं दे रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कम से कम तसल्ली दे दे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी नहीं कोई बता रहा है। रात से मैं परेशान हूँ। मेरी मम्मी और बीबी रो रो के हाल बेहाल है, बेचारी बेहोश हो जा रही है। बताओ वो कैसे तसल्ली दूँ उनको, जिसका बेटा खोता उन्हीं को पता चलता है ना। एक डॉक्टर तो गाली दे रहा है, एक डॉक्टर यहाँ पे गाली दे रहा था, कहते मरने दो। बताओ उसका बेटा मरता तो कैसा होता। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग होने के चलते लगी थी। जानकारी लगते ही तड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृत नवजात के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। साथ ही 3 कमेटियां गठित कर उनसे पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जा रही है। मेडिकल कॉलेज झांसी में हुए एक बड़े हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं ये सिलेंडर भी जिम्मेदार है, जो डेट खत्म होने के बाद भी यहाँ पर लगे हुए थे। यदि वक्त रहते ये सिलेंडर रिफिल हो जाते तो शायद आग लगने के तुरंत बाद ही इस हादसे पर काबू करने का प्रयास शुरू हो जाता। आग इतना विकराल रूप धारण नहीं कर पाती और 10 बच्चों की जान बच जाती। आग बढ़ जाने की वजह से
इन खिड़कियों को तोड़ना पड़ा। अभी से 18 घंटे पहले तक इसी यूनिट के भीतर बच्चों का इलाज होता रहा है। अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारी चीजें व्यवस्थित थी। यहाँ पर आने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 से एंटर करना पड़ता है, और आउट में कई सारे गेट और बने हुए हैं। बगल में एक बड़ी यूनिट बनाई जा रही है। 18 बच्चों की यहाँ व्यवस्था थी, जबकि मौके पर करीब 50 बच्चों का इलाज हो रहा था। बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से तकरीबन 34 मशीनें चलाई जा रही थी। स्ट्रेंथ 18 की थी, बच्चे 50 थे, और उन सारी मशीनों को एक्सटेंशन बोर्ड से चलाया जा रहा था, जबकि ये आग लग गई। अब बात आती है कि आग पर काबू क्यों नहीं हो पाया। ये सिलेंडर अंदर थे, लेकिन इनको वक्त से कर्मचारी या तो पूरी तरह से इनका प्रयोग करना नहीं जानते थे, या फिर उनको पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आग पर तुरंत काबू नहीं हो पाया। इन सिलेंडरों का काम था कि आग पर काबू पाया जाए। ये गायनिक डिपार्टमेंट के लिए आवंटित था, ये निक्कू वार्ड के लिए आवंटित था, और इसके माध्यम से ये वो तारीख है जो 2023 इस पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये पूरा का पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जिम्मेदार है कि यहाँ पर लापरवाही की गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर हाल में घटना के कारणों को तथ्यात्मक रूप से सामने लाया जाएगा। किन कारणों से और कैसे घटना हुई, इसकी लापरवाही रही, किसकी लापरवाही है, ये सारी बातें सामने लाई जाएंगी। मृत और घायल बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे, और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग दिख रही। भाई एक बार नीचे बहुत ऐसे थे, लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। वहीं झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब नवजात शिशु देखभाल इकाई की एक यूनिट में यानी कि NICU में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उन्होंने कहा कि NICU में एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट होती है। 7 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, 5 से 7 हुआ था। कुछ नहीं है, देखिए प्रयास पूरा किया गया, तमाम बच्चों को बचाया गया। कुछ ऐसे बच्चे रह गए दुर्भाग्यवश जिनको नहीं बचा सके हम लोग, लेकिन शेष जिन बच्चों को बचाया गया वो स्वस्थ हैं और प्रयास पूरा किया गया है। जहाँ पे कमी हुई है, हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा है जांच कराया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों की डिमांड है DNA टेस्ट की, तो DNA टेस्ट के लिए टेस्टिंग करा लिया गया है। अब सवाल ये है कि इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे कर सकता है? क्या इस तरह की लापरवाही पहले से ही की जाती रही है? जिस सिलेंडर का इस्तेमाल अस्पताल में किया जा रहा था वह एक्सपायर था, और सवाल है कि क्या अस्पताल प्रशासन को एक्सपायर सिलेंडर कम पैसों में उपलब्ध हो रहा था? तो ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल जहन में उठ रहे हैं, पर जवाब कुछ भी नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता, डॉक्टर HN उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह अध्यक्ष IMA झांसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता देते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ और कैसे हादसा टल सकता था। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो एक्सपायर थे। 2023 में ही फायर एक्सटिंग्विशर जो एक्सपायर हो चुके थे उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। कई फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो 2019 से ही खराब पड़े थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही। आग से बचाव के लिए लगाया जाता है ये फायर एक्सटिंग्विशर, और जो लगातार 2019 और 20 के इस्तेमाल किए जा रहे थे। खानापूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज में फायर सिलेंडर लगे थे। इन फायर सिलेंडरों का कोई मतलब नहीं था। मेडिकल कॉलेज में लगे थे ये जो फायर सिलेंडर वो एक्सपायर थे। 2023 में ही फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे। 2019 और 2020 के डेट के ये फायर सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, और कई फायर सिलेंडर तो खाली थे, उनको रिफिल ही नहीं कराया गया था, जिससे कि जब ये आग की घटना सामने आई उनका इस्तेमाल किया जा सकता। खानापूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज में फायर सिलेंडर लगे थे, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था। मेडिकल कॉलेज में लगे फायर जो सिलेंडर हैं वो एक्सपायर थे। – 2023 में ही फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे। 50 से ज्यादा बच्चे इस वार्ड में भर्ती थे। शुक्रवार रात के करीब 10 बजे अस्पताल का रूटीन हर दिन की तरह ही था। स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त था, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, और जो गार्जियंस माँ बाप थे वो इंतजार में थे कि कब वह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को घर ले जाएंगे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अगले 10 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। माँ बाप की माने तो दुनिया ही उजड़ गई उनकी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। तो ये आग और तेजी से फैलने लगी। बच्चों के बेड से लेकर वहां मौजूद हर चीज धधकने लगी, और 10 बच्चे पूरी तरह से जल गए। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे बुरी तरह से झुलसे भी हैं। बाहर जो बच्चे मौजूद थे उनको हालांकि बचा लिया गया, लेकिन जो अंदर बच्चे थे उनको नहीं बचाया जा सका, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही थे, और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से आग जो है वो तेजी से फैली, और उसकी चपेट में आकर 10 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। तो आते हैं अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। मेहमानों का परिचय हमने अपने दर्शकों से करवाया। हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे घटना का अपडेट ले लेते हैं। कुलदीप, फिलहाल घटना का जो निचोड़ है अभी तक क्या निकल कर सामने आया है? जो जांच है, लगातार जांच, 12 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था अधिकारियों को, और जो बच्चे घायल अस्पताल में एडमिट थे उनकी हालत कैसी है? अभी 10 बच्चे जिनकी मौत हुई है, उसके अलावा मौत का आंकड़ा आगे तो नहीं बढ़ा है? देखिए, पूरे 18 घंटे पहले मेडिकल कॉलेज के इसी परिसर में हादसा हुआ। 10 बच्चों की मौत हो गई और तकरीबन 39 बच्चों को बचा लिया गया। उनमें से 5 जो बच्चे मृत हुए थे उनके परिवारजनों को उनके पार्थिव शरीर सौंप दिए गए हैं। 2 बच्चों का अभी PM चल रहा है, उनके भी शरीर सौंप दिए जाएंगे। बाकी 3 जो पहचान जिनकी नहीं हो पा रही है उनको प्रिजर्व कर लिया गया है। उनके DNA टेस्ट के माध्यम से ही जो उन पे क्लेम करेगा उनको सौंपा जाएगा। कैजुअलिटी की जो संख्या देर रात थी वही संख्या अभी भी है। 10 बच्चे इस पूरी घटना में एक्सपायर हुए हैं, और यहाँ पर हालत यह है कि झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अभी भी जिलाधिकारी झांसी मौजूद है, और यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। सारी चीजों को संभाला जा रहा है, और प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से अशांति न फैल पाए।
यहाँ सारी व्यवस्थाएं लगभग चाक चौबंद है और जो वो 3 अलग अलग टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं, उसमें से एक टीम की जांच कुछ देर बाद ही झांसी जिलाधिकारी के माध्यम से आम जनता के बीच में आएगी। घटना कैसे घटी, क्या इसके पीछे कारण था, क्या इसके निवारण है, और यहाँ पूरा का पूरा सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी अन्य मरीजों का इलाज चल रहा है। जो बच्चे थे उन बच्चों को 5 नंबर वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहां पर जो बसें थी वो बसें वहां शिफ्ट की गई हैं। पूरा स्टाफ वहां शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग पूरी टीम, ये सारे लोग वहां मौजूद हैं और बच्चों की मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जा रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बच्चे लापता हैं, उनके बच्चे खोजे जा रहे हैं। चूंकि देर रात अफरा तफरी में कई सारे बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भी ट्रांसफर किया गया था, वहां भी सारी चीज चल रही है। आने वाले 1 से 2 घंटे के बीच काफी कुछ क्लियर हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से कुलदीप, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और पल पल का अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। कुलदीप, आप मेडिकल कॉलेज में ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद रहे, आपने तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो खाली थे, बहुत ऐसे थे जो एक्सपायर डेट के हो चुके थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अन्य स्टाफ का अगर उनके दावे की अगर बात की जाए तो उनका दावा है कि जो फायर सिलेंडर थे वो पूरी तरीके से वो चालू हालत में थे और रिफिल किए हुए थे। फिर ये 2 तरीके की बातें सामने आ रही हैं। क्या जब फायर सिलेंडर पूरी तरीके से एक्टिव थे फिर उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या वहां प्रशिक्षित लोग नहीं थे? देखिए, अभी जो एक बयान निकल के आया है डॉक्टर NS संजय, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज की तरफ से बताया गया कि जिस वार्ड में ये घटना घटी वहां पर 4 फायर सिलेंडर मौजूद थे, चारों का उपयोग किया गया, लेकिन आग की विकरालता के सामने वो 4 सिलेंडर नाकाफी साबित हुए। इसके अलावा जो वहां पर जब उस वाले रूम के अंदर एंटर करने के लिए जब मेन गेट पर धुआं था, एक गेट बंद था, तब खिड़की का सहारा लिया गया। इस दरमियान कई सारे दरवाजे तोड़े गए, कई सारे जो रैके थे उनको हटाया गया। इस बीच उसी बिल्डिंग और उसी वाले कक्ष के बगल में कंडम हाउस भी था, कंडम रूम भी था, जहां पर काफी सारा निष्प्रयोजित सामान रखा हुआ था। उसी के अंदर सिलेंडर रखे हुए थे जिनको जल्दबाजी में निकाला गया और फिर बाद में इनको हटा दिया गया वहां से। तो जो 4 सिलेंडर थे उनका प्रयोग हुआ, जिससे 39 बच्चे जो बाहर निकाले गए हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प मिली। निश्चित रूप से एक और सवाल कुलदीप, वहां पर फायर अलार्म बताया जा रहा है कि फायर अलार्म जो है वो बजा नहीं, फायर अलार्म जो लगा हुआ था वो ठीक नहीं था। अगर फायर अलार्म समय से बजता तो सही सटीक समय पर जानकारी वहां के कर्मचारियों को, स्टाफ को हो जाती और जो इतनी बड़ी ये घटना हुई है, कम से कम बच्चों को तो बचाया ही जा सकता था। कुलदीप, अलार्म की जो बात है अभी उसकी जांच चल रही है। अब तक जो सामने आया है उसके हिसाब से 4 सिलेंडर जो अंदर थे उन्होंने अपना काम किया, इसीलिए उन बच्चों को बाहर निकालने में सफलता मिली है। एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये है कि जो अलार्म नहीं बजा उसकी जांच चल रही है। क्या उसके अंदर फॉल्ट था या अलार्म की आवाज कम थी जो लोगों तक नहीं पहुंची, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट है जिनकी अभी जांच चल रही है। और वो सारी बातें जो अभी रहस्य बनी हुई है वो परत दर परत अलग अलग जो जांच, 3 जांचें होनी है उसके अंदर सामने जरूर आएंगी। मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी एक टीम जांच कर रही है। उसके बाद ही टेक्निकल जो छोटे छोटे से जो फॉल्ट जो सामने आ रहे हैं उन सब पे भी बात क्लियर हो जाएगी। अभी तक यही क्लियर है कि 4 सिलेंडर थे वो जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस अमला मौजूद है। क्या अभी कोई बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, या ये एहतियातन सुरक्षा के लिए ये बड़ी संख्या में पुलिस का जमावड़ा किया गया? देखिए, रात 11 बजे से लेकर अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं, इस दरमियान तक सारे आला अधिकारी झांसी जिले के यहाँ मौजूद हैं। बात की जाए तो झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार, झांसी SSP सुधा सिंह, झांसी DIG, झांसी कमिश्नर, सारे लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। अभी भी झांसी जिलाधिकारी अंदर हैं और अंदर वो सभी मरीजों को सही इलाज मिले इसको पूरी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम से बात कर रहे हैं, सारी चीजों को क्लियर किया जा रहा है और अभी वो अंदर हैं। सारे लोग, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं कि उनके बाहर निकलते ही अपडेट कुछ मिले। क्योंकि अब कल से लेके अब तक में कई सारी बातें सामने आई। जैसे आज ADM झांसी वरुण पांडे ने बताया था कि
जो डीएनए टेस्ट की जो बात हो रही है उसको हम जो एक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेंगे, तो एक डीएनए टेस्ट की बात भी स्पष्ट है। अब उसके बाद में और जो संख्या है जितने बच्चे थे, क्योंकि जो सुबह एक जो जारी किया गई थी सूची के 17 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट है, 3 बच्चों को शिफ्ट किया गया है इस पर अस्पताल में, तो ऐसे कुछ बातें हैं जिन पर अभी थोड़ी देर में सब चीजें निश्चित रूप से कुलदीप आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप सिंह अध्यक्ष आईएमए झांसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रताप सिंह, आपकी प्रतिक्रिया, बहुत ही दुखद हादसा झांसी में हुआ है, क्या मानते हैं आप, ये हादसा इसको कहेंगे या बड़ी लापरवाही? हादसा हुआ है एक्चुअली, जैसा कि बताया गया है। ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर होते हैं इसमें ऑक्सीजन पैदा होती है, माने सिलेंडर माने कंसंट्रेटर जो है इसमें ऑक्सीजन भरवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बनाती है, माने हवा की जो चारों तरफ वातावरण में हवा है उससे ऑक्सीजन बनाई जाती है। उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसमें ये नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई संबंध है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग जो मशीन होती है उससे में ऑक्सीजन वहीं बनती है कंसंट्रेटर में। इसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना सिलेंडर ऑक्सीजन को भरवाने की पड़ती है। उसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा है। इसमें जो बच्चों का इलाज चल रहा है, जो सेव कर लिए गए हैं, हमने सभी नर्सिंग होम में भी निर्देश दिए हैं कि इनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया पैसा नहीं लगना है और बेहतर से बेहतर इलाज करना है। और जो 10 बच्चे नवजात शिशु जो एक्सपायर हो चुके हैं, हम बहुत बड़ी दुखद घटना है और ये हादसा है और इसको देखते हैं जांच में क्या विषय आता है, इसमें हादसा ही इसको कहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रताप सिंह जी, जो सिलेंडर की बात हो रही है, फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बनाते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे थे। हम फायर जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिलेंडर वहां पाए गए, खाली पाए गए, उनको रिफिल ही नहीं किया गया, उनको इस्तेमाल अगर वो होते। एक लेटर हमारे पास है, उसका सबूत भी है कि हम डेट बता रहे हैं 9 जून 2024 को फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल्ड कराए गए थे जी। इसका माना प्रमाण है जहां तक हमको पेपर मिला हुआ है। अभी इस तारीख को 9 जून इसी साल की 9 जून को रिफिल्ड किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि माने काफी दिनों से फील्ड नहीं हुए, देखी नहीं की गई है। सतर्कता जरूरी है और सब सतर्कता। आदरणीय प्रताप सिंह सर, हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। उन्होंने अभी हमारे दर्शकों को, और संभवतः आपने भी सुना होगा, उन्होंने ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखाई, उन सिलेंडरों को दिखाया जो साफ तौर पर वो दिखाते नजर आए हैं कि वो सिलेंडर खाली हैं। अगर उनको रिफिल कर लिया जाता तो शायद उनका इस्तेमाल हो पाता और हो सकता था कुछ बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। अच्छा, वो तो जांच का विषय है, लेकिन एक कंफ्यूजन हमको ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जी बताइए। 3 चीज कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये अलग मशीन है जिससे ऑक्सीजन बनाई जाती है। दूसरे होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें बाहर से ऑक्सीजन रिफिल करके आती है। अच्छा, तीसरी जो कंफ्यूजन है आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने वाले सिलेंडर की बात कह रही थी। तो 3 चीजें अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जी आप क्लियर कर दीजिए। हुआ है जी आप क्लियर कर दीजिए। जी, तो इसमें जो शॉर्ट सर्किट की संभावना है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो हर माने मरीज के सामने माने पास ऑक्सीजन बनाने की एक मशीन है, उसको डायरेक्ट उससे जोड़ दिया जाता है और उसको ऑक्सीजन मिलती है। माने इसमें ये नहीं है कि ऑक्सीजन बाहर से सिलेंडर भर के आता है। तो 3 चीजों आप कंफ्यूज नहीं होना है। एक है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दूसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर, तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर प्रताप सिंह जी, इस बीच डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। % उसमें कार्रवाई करे सरकार और साथ ही जो परिवार वाले उनको मुआवजा देने का भी कार्य करे। कल जो डिप्टी सीएम का प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है, वो कह रहे कि विजुअलिटी कम थी, लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम हमारा जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ
और भारी मात्रा में हमारे लोग आए थे और रैली बहुत अच्छी हुई है। अब हमें नहीं पता कि जो क्लाइमेट था ऐसा क्या खराब। तो एक बार फिर से चर्चा में वापस आते हैं। प्रताप सिंह जी से छोटा सा सवाल हमारा था, फायर एक्सटिंग्विशर की हम बात कर रहे थे। प्रताप सिंह जी, क्या ये आग बुझाने के इस्तेमाल में आते हैं, इनको रिफिल कराने की जरूरत नहीं होती है? नहीं होती है, रिफिल कराने की जरूरत होती है। और ये इस साल के 9 जून को इसी साल रिफिल कराए गए थे, जहां तक हमको अभी पेपर से पता चला। लेकिन बकाया तो जांच का विषय है, बिल्कुल तो जांच में आएगा और क्लियर बारीकी से जांच होगी और इसका बाद में पता चलेगा। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं। हालांकि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाई हैं, उन पर एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है, कब रिफिल हुआ, कब तक ये चलेगा, और खाली सिलेंडर का भी उन्होंने जिक्र किया, उसकी तस्वीरें भी दिखाई। उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बढ़ते हैं अपने अगले। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रताप सिंह जी, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें डेट पड़ी हुई है 20/9/2022 और 22/9/2023। ये डेटें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर की हम बात कर रहे हैं, ये डेटें हैं, ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं। इनमें डेट साफ तौर पर अगर डेट डाली जाती है और डेट एक्सपायर और रिफिल की डेट होती है तो साफ तौर पर इनमें डेट भी लिखी हुई है। प्रताप सिंह जी, आपको हम बता दें, खैर हम इस पर आपके पास आते हैं, उससे पहले हम डॉक्टर HN उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्याय जी के पास आते हैं। उपाध्याय जी, इस दुखद घटना पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस घटना को आप क्या कहेंगे, हादसा या लापरवाही? उपाध्याय जी अनम्यूट कर लीजिए। उपाध्याय जी, ये हादसा तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा जो 9 महीने तक माँ बच्चे को अपने पेट में रखने के बाद विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करती है, बच्चे का नामकरण को लेकर, उसके भविष्य को लेकर। वो सब उनके सपने ही रह गए। और कुल मिला जुला कर देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में लापरवाही चल रही है, चाहे गोरखपुर का कॉलेज का हो, जहां ऑक्सीजन न होने से बच्चों की मौत हो गई, यहाँ ऑक्सीजन रहा और आग लग जाने पर उसको बुझाने के यंत्र कारगर नहीं हो पाए। जहां का हमको रिपोर्ट से ही मालूम हो रही है कि जो बच्चों के परिवार के लोग थे, देखभाल करने वाले, जब धुआं उठा तो पहले प्रवेश किए और काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने तो कहा मैंने 5 बच्चों को बचाया, जबकि अस्पताल के कर्मचारी और अन्य लोग सहकर्मी बहुत देर में गए और अस्पताल को कोई कर्मचारी तक खरोच भी नहीं आए, जबकि बेचारे जो बीमार, जो मरीजों को देखने के लिए थे परिवार के, उनको खरोच आई है, वो थोड़ा बहुत जो है घायल हुए हैं। तो इससे ये देखा जा सकता है कितनी संवेदनशीलता। एक व्यक्ति तो कह रहा था कि एक डॉक्टर कह रहा था मरने के सालों को, अब सही बात है तो इस पर दिखाई दे रहा था, खुद ही हम लोग तो वहां से देख ही रहे हैं। लेकिन उपाध्याय जी, उन्हीं कर्मचारियों ने, उन्हीं डॉक्टरों ने इन बच्चों की जान भी बचाई है, उन्हीं के द्वारा इन बच्चों को बाहर निकाला गया है, इनकी जान बचाई गई है। कहने की बातें, तमाम आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों ने इलाज भी किया है और उन्हीं डॉक्टरों ने, कर्मचारियों ने इन बच्चों को बाहर निकाला है, जिससे इनकी जान बच पाई है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कब जागेंगे जिम्मेदार। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को, आपको बता दें, रोड शो में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो गाजियाबाद से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के सपोर्ट में रोड शो करते नजर आ रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है रोड शो में। जैसे जैसे मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का हुजूम भी मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चलता नजर आ रहा है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह रोड शो। गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो में शामिल हुए हैं। गाजियाबाद में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के काफिले के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी चलता दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे जहां रोड शो करते नजर आए। फिलहाल अपनी चर्चा में वापस आते हैं और हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी से हमारा सवाल था, वो अपनी बात हालांकि कंप्लीट कर चुके थे। रजत मिश्रा जी के पास आएंगे। समाजवादी पार्टी से रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, झांसी का ये जो हादसा है, दुखद हादसा है, क्या मानते हैं इसको आप हादसा या कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है और 10 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है? जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, आज ये जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। मासूम बच्चों की जो ये मौत का सवाल आया है सामने। आज आपको याद होगा 2017 में बिल्कुल ऐसी ही घटना गोरखपुर, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनके जो है गृह जनपद गोरखपुर में ऐसी घटना हुई थी। वहां भी बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। वहां भी ऑक्सीजन ही कारण था और यहाँ भी ऑक्सीजन ही कारण है। तो ये जो लापरवाही हो रही है बिल्कुल उस घटना की जो है दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। वहां पे 63 से ऊपर बच्चों की जो दर्दनाक मृत्यु हुई और आज फिर से जिस तरीके से बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम रखा और उनकी इस तरीके से दर्दनाक मौत हुई, तड़प के ही मौत हुई होगी। बहुत दर्दनाक मौत है ये, और जिसपे हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदना तक व्यक्त करना जो है उचित नहीं समझा। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने संवेदना, पूरी रात मुख्यमंत्री जागे, उप मुख्यमंत्री को घटना स्थल पर भेजा, अधिकारियों को घटना स्थल पर भेजा। संवेदना कैसे व्यक्त की जाती है? उन्होंने पूरी रात जाकर लगातार पल पल की अपडेट ली और उन जो भी पीड़ित हैं उनके समुचित इलाज के लिए लगातार अधिकारियों को फोन करते नजर आए। संवेदना कैसे होगी फिर? मनोज जी, संवेदना ऐसे होती है कि जब मुख्यमंत्री सूबे का जो है अगर 2 जगह पे जनसभा करनी होती है, हेलीकॉप्टर से उड़ करके वहां पहुंच सकता है, तो वो वहां पे 10 मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद नया नए कितने घायल बच्चे हैं और पीड़ित परिवार वहां पे रो रहे, बिलख रहे। एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। तो क्या हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जी वहां पे नहीं जा सकते थे 5 मिनट के लिए? वो घर से बैठ करके जो है वहां पे देख रहे थे। अखिलेश जी की भी जिम्मेदारी नहीं है क्या मुख्यमंत्री की? मैं अगर मैं मान लूं कि मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, वहां नहीं पहुंचे, अखिलेश जी को पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए था? वो क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे? संविधान की बुक लेके वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे? स्वागत में वहां पे चूना डाला जा रहा होता है। जी, इस तरीके की जो है संवेदनशील सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो वहां पे जो है वहां पे चूना डाल करके उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी। वो कर्मचारी जो वहां पे जो है छोड़ करके पीड़ितों को जो है वहां से भाग जाते हैं। आपने दिखाया कि जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र जो है वो एक्सपायर पड़े हुए हैं। बिल्कुल ये हालत है आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की। वो भी मेडिकल कॉलेज था और ये भी मेडिकल कॉलेज है। ये साफ दर्शाता है कि आप केवल जो है आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आपके का ध्यान शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जरूरी जो जनता के मुद्दे हैं उनके तरफ आपका ध्यान कतई नहीं है। आपका पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास 2-2, और शिक्षा की जिम्मेदारी जिन मुख्यमंत्री को दे रखी है वो जगह जगह जाते हैं। तो केवल वो तय नहीं कर सकते कि जो है सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हो रखे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका जो है कानपुर का हाईलाइट हो,
आप आगे हम लोग वहां पे अपने मरीजों को ले जाने से डरते हैं। सीधे कहावत होती है अगर अपने मरीज को मारना है तो आप जो है सरकारी अस्पताल लेकर के जाइए। आप किस डबल इंजन सरकार की बात करते हैं? डबल इंजन सरकार केवल इसके कर लिए है कि बटेंगे तो कटेंगे। डबल इंजन की सरकार केवल ये कहती है कि आप मंदिर मस्जिद पे राजनीति करें। डबल इंजन की सरकार केवल ये कहती है कि जो है आप सरकार उठाएं और गिराएं। डबल इंजन की सरकार ये नहीं कहती है कि आप जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है सुनिश्चित करें जो है अस्पतालों में मासूमों की। आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। जो भी नेता हो, चाहे नेता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब ऐसी। चलिए रजत जी जवाब ले लेते हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी आपकी बात आ गई। श्वेता दुबे जी जवाब दे दीजिए। 10 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? लापरवाहियां जो साफ तौर पर देखने को मिली हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और अब तक सीएमओ पर कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, हृदय विदारक घटना है। और मैं विनम्र निवेदन करूंगी अपने सपा और कांग्रेस के भाइयों से कि आप बहुत ही बेहतर राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं और नहीं करनी भी चाहिए। तो जैसा कि आप जो मुद्दा है उस पर बात करने के बजाय तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। देखिए, दुर्घटना तो अचानक ही होती है, तभी तो उसको दुर्घटना कहा जाता है। अगर वो सोची समझी हो और पहले से पता हो तो वो घटना ही क्यों घटेगी? हम वांछित सारे जो जरूरत होती है वो काम पहले ही कर लेंगे। और ये बहुत ही दुर्घट घटना है, लेकिन ये ना लापरवाही है ना कुछ है। जैसा कि अभी बताया प्रताप सिंह जी ने कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है उससे शॉर्ट सर्किट हुआ। और आपके ही संवाददाता ने दोनों बात बताई कि वो जो अग्निशामक यंत्र था वो पुराना था और एक्सपायर हो गया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अधीक्षक ने ये बयान दिया है कि वो बगल में ही स्टोर रूम टाइप का था जहां पर जो चीजें उपयोग में नहीं आ रही हैं, निष्प्रयोज्य चीजों को रखा गया था। तो हो सकता है कि वो स्टोर, मतलब जब इस बात को मान सकते हैं तो इस बात को भी मान सकते हैं। खैर, यहाँ पर उद्देश्य हमारा ये है कि जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, जो 10 बच्चों को, हम नवजात बच्चों को अपने हाथ से गंवा चुके हैं, उनके बारे में बात ना करके जो हमने जिनको बचाया है, जिनको रेस्क्यू किया है, हम उनके बारे में सोचे कि उनको बेहतर इलाज मिल सके और वो वो उनका जीवन बच सके। और इसके विषय में हमें विचार करना चाहिए और जो वहां पर है उन पर हमें प्रयत्न करना चाहिए। और 3 त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनाई है। मैं सपा के भाई साहब को बता देना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को तुरंत संज्ञान में लिया और देर रात तक उन्होंने अधिकारियों की बैठक की और सारे कार्य निपटाए। उप मुख्यमंत्री को भेजा है वहां पर। श्वेता जी, मुख्यमंत्री की मंशा पर मेरा सवाल नहीं है, उप मुख्यमंत्री जी भी समय पर पहुंचे हैं, लेकिन जो अस्पताल मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, फायर सेफ्टी ऑडिट फरवरी में ही हुआ है, जून में मॉक ड्रिल भी हुई है, सब कुछ ऑल इज वेल दिखाया गया है, सब कुछ ऑल इज वेल। उसके बाद ऐसी जब घटनाएं होती हैं, जो फायर सिलेंडर हैं जो आग बुझाने के काम आते हैं वो खाली पाए जाते हैं। क्या उप मुख्यमंत्री जी को वहां के प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं? अस्पताल प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं क्या? आप तो एक महिला है, दूसरी माओ का दर्द समझिए, दर्द समझिए। खत्म हो गई है और आप इतने मानवीय मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये बेहद शर्म की बात है। आज हम और आप सपा और भाजपा नहीं होना चाहिए। हम भारत देश के नागरिक हो, हमारे देश में ये दुखद घटना हुई है तो हमको इसके लिए दुख व्यक्त करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जो 3 स्तरीय जांच उसकी रिपोर्ट आएगी फिर ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तब राजनीति करिएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, आज राजनीति करने का दिन नहीं है। आप तुरंत सीएमओ को सस्पेंड करिए ना, आप सीएमओ को सस्पेंड करिए। आप बताएंगे कि हम क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे भाजपा को कि भाजपा क्या करे? अभी सपा ने अपना बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। चलिए रजत जी, राजनीति का ये सही समय नहीं है। आपको रोकेंगे रजत जी, आपको रोकेंगे, श्वेता जी आपको भी रोकेंगे। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जान लेते हैं। कुलदीप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप स्पष्ट कर दीजिए कि जो आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई कि सिलेंडर वहां पर रिफिल नहीं कराए गए थे, एक्सपायरी डेट के सिलेंडर रखे हुए थे, क्या वो तस्वीरें गलत थी क्या? मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं जो बात कुलदीप,
आप राजनीति मत श्वेता जी, करिए। श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, राजनीति अगर नहीं करनी है तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। श्वेता जी, श्वेता जी, आपकी बात आ गई। रजत मिश्रा जी, आपकी बात आ गई। आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसे बहस नहीं कर सकते, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बहस नहीं चलेगी। रजत जी, आपके पास आते हैं। कुलदीप, आप अपनी बात रखिए। कुलदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, कुलदीप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर प्रताप सिंह जी आईएमए अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हैं। प्रताप सिंह जी, फरवरी में ऑडिट होती है, फरवरी 2024 में, उसके बाद जून में मॉक ड्रिल होती है। जो सेफ्टी ऑडिट फरवरी में की जाती है, सब कुछ ऑल इज वेल वहां पर होता है। जून में जो मॉक ड्रिल होती है, सब कुछ ऑल इज वेल होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब यह घटना सामने आती है, तब सारी चीजें खुलकर सामने आती है, पोल पट्टी खुलकर आती है कि जो आग बुझाने के यंत्र हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तमाम और भी खामियां हैं। वहां पर नवनिर्माण चल रहा है, रास्ते में जो NICO का वार्ड है वहां पर तमाम कचरा पड़ा हुआ है। लोगों को वहां से निकलने में, और जब उन लोगों को, बच्चों को बचाकर निकल रहे थे तो वहां तमाम बाधा पैदा हो रही थी। ये सभी कारण लापरवाही में नहीं आते हैं क्या? ऐसा नहीं है भाई, हादसा जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है, जब आग लगती है, इसके बाद आग लगने के बाद धुआं चारों तरफ ये होता है, वो तो भगदड़ मचती है, बचाने की पड़ती है। पूरा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो न्यूबॉर्न है, सब अपने बचाने में, सेव करने में लगे हुए थे। ये सब कहीं आपको लापरवाही नहीं है। अच्छा। अब हादसे के बाद सब काम करना पड़ता है कि आपने कैसे अपने जो शेष बच्चे हैं, जो भी कुछ भी घटना घटी है, इसको कैसे टाला जाए, कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं 100% सही हो सकता है प्रताप सिंह जी, लेकिन कई जो तीमारदार है उनका आरोप था कि पीछे के गेट से डॉक्टर भाग गए। हालांकि मैं इन बातों का खंडन करता हूं कि डॉक्टर सिर्फ जान ही नहीं बचाते हैं। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर प्रताप सिंह जी, डॉक्टरों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या इस तरीके का प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि ऐसी जब स्थिति होती है और ऐसी क्रिटिकल स्थितियों में मरीजों की जान कैसे बचाई जाए, उनको सुरक्षित कैसे निकाला जाए, अगर इन स्थिति कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, क्या ऐसा भी कोई प्रशिक्षण होता है? हाँ, बिल्कुल प्रशिक्षण होता भी है और हुआ भी है। अभी हर जगह, 1 महीना पहले भी प्रशिक्षण में हम भी गए थे, और हर जगह, हर स्टेप में अग्नि जो समन वाले अधिकारी हैं, वो भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। आग कहीं से लगती है तो उससे कैसे बचें, यहाँ तक कि उसको खोल के दिखाया था। जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको कैसे यूज करें, कैसे उसको पिन निकाल के कैसे कहीं आगे कैसे बुझाएं, ये सब चीजें बताई जाती है और बताया गया है, सब जानते हैं। तो झांसी में क्या प्रशिक्षित लोग थे, मौजूद थे वहां जब ऐसी घटना घटित हुई है? प्रशिक्षण तो हर जगह होता है, मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था, और सब डॉक्टरों ने अटेंड किया था, पैरामेडिकल स्टाफ ने भी वहां पर अटेंड किया था, और हमारे यहाँ हर नर्सिंग होम में भी प्रशिक्षण कराया था। हमारे कमिश्नर साहब ने अभी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और पूरे अधिकारी, DM सर वगैरह सभी थे उसमें, और अग्निशमन अधिकारी ने सब पूरी इसके बारे में बताया गया था, कैसे हम आग कैसे बुझाएं यदि कहीं ऐसा हादसा हो जाता है। प्रताप सिंह जी, देखिए, हमें कटघरे में खड़ा करना, सिर्फ मुद्दे को उलझाना नहीं है, डॉक्टरों पर आरोप लगा के निकल जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सब कुछ ऑल इज वेल होते हुए जब इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं, तब वो वही फायर यंत्र काम नहीं करते हैं। तमाम वहां जो कुछ समय पहले मॉक ड्रिल में सब कुछ वेल अप टू डेट होता है, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब उनमें खामियां पाई जाती हैं और लोगों की बेगुनाहों की जान चली जाती है। जो भी ना जल्दी तो शायद प्रताप सिंह जी का संपर्क कट चुका है हमसे। हमारे साथ HN उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। HN उपाध्याय जी, आपके पास आएंगे। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो पैरामेडिकल जो स्टाफ है, स्टाफ, नर्सें हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी ने न्यूबॉर्न जो जिनकी सब कुछ सेव किया है, और जो पहले से कुछ भी
माने दुर्घटना थी, किसी को बताए तो आते नहीं है। जब दुर्घटना हुई उसको सावधानी के हिसाब से जल्दी जल्दी जो भी कर सकते थे सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबने उनकी जान बचाई है। सभी न्यूबॉर्न को सेव कर लिए गए हैं और उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था और कर दिया। अब हम वहां देखने भी गए थे 2 नर्सिंग होम में, एक जगह 6 बच्चों न्यूबॉर्न का इलाज चल रहा है, एक जगह 1 का चल रहा है और सभी न्यूबॉर्न खतरे से बाहर है। एक छोटा सा अहम सवाल प्रताप सिंह जी, और आपसे उसके बाद हम अपने अगले गेस्ट के पास जाएंगे। विद्युत एक्सटेंशन से दर्जनों ये मशीनें, जहां एनआईसीयू में बच्चे उसमें बच्चे थे, दर्जनों मशीनें थी। क्या कोई वहां प्रशिक्षक इंजीनियर 24 घंटे उन मशीनों को देखने के लिए वहां मौजूद रहता है? अगर कोई वहां मौजूद रहता तो समय से जानकारी भी हो सकता था और ये जाने ना जाती। क्या ऐसा कोई जो प्रशिक्षक या इंजीनियर जो भी मशीनों के जानकार होते हैं वहां 24 घंटे मौजूद रहते हैं? देखो आप 24 घंटे डॉक्टर्स ड्यूटी पे रहते हैं। जूनियर रेजिडेंट, सीनियर जो रेजिडेंट होते हैं, जीआर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी हर एक डॉक्टर कम से कम हर 8-8 घंटे की ड्यूटी पे वहां पर रहते हैं। ड्यूटी पे पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, वार्ड बॉय रहते हैं, स्वीपर्स रहते हैं और जो न्यूनेटल केयर है नीकू, जिसको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो है जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उसमें मशीन में रखे जाते हैं और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको हमने अभी बताया कि हवा से ऑक्सीजन बनाई जाती है, अलग से ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भी आ रही है फिर भी वहां मशीन से बन रही है। उसी में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, यदि लूज कनेक्शन है कहीं उसमें सर्किट हुआ है आग, और चूंकि आपको पता है ऑक्सीजन आग बढ़ाने में सहायक होती है और आग जल्दी फैलती भी है वहां। हो सकता है ऑक्सीजन का गैस का काम है कि ऑक्सीजन गैस का काम ही है कि आग को बढ़ावा देना, और चूंकि ऑक्सीजन बन रही है वहां लूज कनेक्शन हुआ होगा, स्पार्किंग हुई होगी और ऑक्सीजन वहां बन रही थी तो ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से ऑक्सीजन बन रही है, उसकी वजह से आग और ज्यादा। मनोज आते हैं रजत जी, आपके पास ही आते हैं। रजत जी, हमारा सवाल रजत जी आप ही से अगला सवाल हमारा था। आप अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन हमारा सवाल उपचुनाव में, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री, हालांकि मैं मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि पूरी रात हम लोग अभी चिपके रहे हैं टीवी से और हम लोगों ने खबरें भी दिखाई हैं कि मुख्यमंत्री ने पल पल का अपडेट लिया, उप मुख्यमंत्री को स्थल पर भेजा है और उनसे बन पड़ा है वो काम हुआ है। विपक्ष के नाते अखिलेश यादव को वहां पहुंचना चाहिए था, वहां वो नहीं पहुंचे। आप अपनी, अगर हम इसको हादसा ही मान लें और तमाम अव्यवस्था ही मान लें, तो इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है मिश्रा जी? बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर पक्ष हो विपक्ष, जिस तरीके अब आप देखिए, आपको पता होगा बिल्कुल, जिस उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे और वहां का स्टाफ जो है, वहां आपने बताया कि वहां पे कूड़ा करकट फैला है, वहां पे निकलने की जगह नहीं है, तो ये एक दिन की अव्यवस्था नहीं है। चलिए दुर्घटना आज हो गई, लेकिन और जो अव्यवस्थाएं हैं वो तो पहले से थी ना। वहां पे जो ऑक्सीजन डिस्टिंग्विशर है उसका जो है एक्सटिंग्विशर है उसका जो मेंटेनेंस है, रख रखाव, तो समय ये संवेदनशील मुद्दा, ये हमारे आपके घर की बात नहीं है। मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है, समय समय पे चेक चाहिए। ये स्पार्किंग ऐसे नहीं हुई है, और जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र जो है पुराना पड़ा हुआ है, एक्सपायर पड़ा हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सीएमओ क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं तो उन्होंने कार्रवाई करते हैं तत्काल। आप उनको निलंबित करिए ना, उसके बाद आगे ये जांच का विषय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आते हैं अचन उपाध्याय जी। सबसे पहले जिम्मेदार है वो सीएमओ है वहां के, उनको निलंबित किया जाए। बिल्कुल लापरवाही हुई है, लापरवाही अगर हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर बने, क्योंकि उन बिलखते माँ बाप की आवाज जिसने भी सुनी है उसके आंखों में आंसू आ गए हैं कि जिन्होंने अभी दुनिया देखनी थी, तमाम सपने थे उन माँ बाप के, लेकिन उनके आंखों में आज सिर्फ आंसू हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपके पास आते हैं। आखिरी टिप्पणी आपकी, इस तरीके की घटनाएं जब हो रही हैं, हादसे। गोरखपुर की घटना से आपने सीखा नहीं, गोरखपुर की घटना से आपने सीखा नहीं था। आपके सामने तो आपके सूबे में घटना हुई थी, 63 बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद भी आपने अस्पताल के मुद्दों को इतना हल्का ले लिया। आते हैं रजत जी,
एचएन उपाध्याय जी, इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं, अगर हम इनको कहीं ना कहीं लापरवाहियां तो जरूर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ दोषारोपण डॉक्टरों पर, वहां के स्टाफ पर ही लगाकर इतिश्री नहीं कर लेंगे, क्योंकि वही हमें बचाने वाले भी हैं। गलतियां सबसे होती हैं, इंसानों से होती है, लेकिन सीखना, रजत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, गलतियों से सीखना। इस तरीके की घटनाएं जब हो रही हैं, विपक्ष राहुल गांधी की हम अगर बात करें, देश भर में वो भ्रमण कर रहे हैं। अगर यहां अव्यवस्था है तो उन अव्यवस्थाओं की राहुल गांधी कहां आवाज उठाते नजर आ रहे हैं? संविधान की बुक लिए वो देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था पे कभी वो बात नहीं करते हैं। सिर्फ मोदी आरएसएस, मोदी आरएसएस, मोदी आरएसएस की बात वो करते हैं। व्यवस्था की बात करें, फिर सरकार को घेरें, फिर जनता भी उनकी बात का भरोसा करेगी। अब मनोज जी आप ऐसी बात कर रहे हैं। पहली बात तो हमको आपसे ये शिकायत है कि आप हमको समय कम देते हैं। 1 मिनट बोले थे शुरू में, उसके बाद अभी को नंबर आपने हमको दिया। चलिए आप, तो हम 1 घंटे तक बैठे रहे 1 मिनट बोलने के लिए। दूसरी बात कि आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं, पूरे देश के लोगों की निगाहें राहुल जी पर है। हर लोग अपनी समस्याओं के लिए राहुल जी पर नजर लगाए हैं कि आवाज उठाएंगे तो उसकी सुनवाई होगी, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश में जो झांसी की कांड है, अभी गोरखपुर में हुआ था कांड, जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा, बिल्कुल रजत जी ने क्या सीखा। झांसी में इसके पहले में 2-3 बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है, बनारस में हो चुकी है। हर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में लापरवाही चल रही है, और हर जगह जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे जा रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहे हैं, उसमें कमीशन बाजी चल रही है। जब जरूरत आता है तो काम ही नहीं करती है। आप बताइए, ऑक्सीजन से आग फैलती है, ये सबको मालूम है, तो ऐसे जगह तो और संवेदनशील होना चाहिए, और सभी जितने भी आग बुझाने वाले यंत्र है वो कारगर होना चाहिए। 2-3 प्रकार के जो यंत्र है, तीनों कारगर होनी चाहिए। ये लोग क्यों राजनीति करते हैं, आप बताइए। रजत जी ने कहा तो आप लोगों को शराब लग गया। इस समय वो वहां पर रोड शो कर रहे हैं। इस समय वहां के जो पीड़ित परिवार हैं, जो बच्चे जिसके खत्म हो गए, उन माओं को सांत्वना देने की जरूरत है। उनके लिए वहां प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए प्राथमिकता पूरे 5 साल तक चुनाव है। हर जगह ये रात भर जाकर नारा करते हैं, ऐसा नारा जो देश को बांटने का काम करे, और जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जो तमाम मुद्दे हैं उससे जनता का ध्यान भटका दे। ये रात भर जाकर ये सोच रहे थे कि हम इस झांसी का जो मेडिकल कॉलेज की दुर्घटना हुई है, इस पर अपनी सरकार का कैसे बचाव करें, कैसे में किसी मुस्लिम डॉक्टर का नाम खोज लें, किसी कर्मचारी का, और हम लोग उस पर लगा देंगे कि उसकी लापरवाही से जो है आग लग गया। ये सब काम करते हैं। चलिए, माफी के साथ उपाध्याय जी, माफी के साथ आपको समय जरूर कम मिला, आपने इसकी शिकायत भी माफी के साथ। हम श्वेता जी से एक आखिरी टिप्पणी, बहुत छोटा सा सवाल। श्वेता जी, जैसा कि उपाध्याय जी ने आरोप लगाए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जिम्मेदार जो हैं उन इस इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार अभी कोई तय नहीं हो पाया है, और जो जिम्मेदार है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और भी कई आरोप हालांकि लगे हैं, उन आरोपों पर हम नहीं जाएंगे। कब कार्रवाई होगी यहां के जिम्मेदारों पर? जांच रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिकता में हमारे हैं कि हमारे बच्चों की जान बचे। जो बच्चे अलग अलग हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजे गए, उनकी जान हमारे लिए प्राथमिक है, ना कि देश जो है वो राहुल जी की तरफ देख रहा है। तो आधे देश की समस्याएं जब दूर हो जाएंगी तब वो झांसी में देखेंगे। और जो अखिलेश जी है वो इंतजार कर रहे हैं कि योगी जी कब जाए, कब वो कुछ करे तो वो उनके विरोध में ट्वीट करें। चलिए, समय इजाजत नहीं देता है, आगे समय इजाजत नहीं देता है। रजत जी से हम टिप्पणी लेना चाहते थे, लेकिन अब आगे समय इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रजत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि हादसे तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हादसों से आपने सीखा क्या? तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं उनसे सीखने की जरूरत होती है कि आगे इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। गोरखपुर में इसी तरह की घटना सामने आई थी, लेकिन वहां से सीखा क्या, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।